वालेकुम। आज के लेक्चर में हम हाइड्रोजन एटम का इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में हाइड्रोजन एटम को हम जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। अब हाइड्रोजन एटम को ही हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये सबसे पहला और फंडामेंटल एटम है जिसमें जो बहुत ही इजी है सॉल्व करना, कि जिसमें आपके पास टू ही बॉडीज़ हैं। एक तो प्रोटॉन है सेंटर में और उसके एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो ये टू बॉडी सिस्टम है। अगर आप इससे ज़्यादा जो बाद में एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद हीलियम, कार्बन, इनको देखें अगर आप, लिथियम वगैरह, तो एटम जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। उसके अंदर मोर देन वन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं, न्यूट्रॉन आ जाते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन जो है उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम हाइड्रोजन को, बोहर ने भी सबसे पहले हाइड्रोजन को सॉल्व किया था। लेकिन अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है। बोहर की थ्योरी जो है वो हमें एनर्जी लेवल्स तो सही से बता सकी थी, बट जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉन की, कि वो कहाँ पाया जा रहा है, फिर बहुत सारी चीज़ें और थीं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स ही एक्सप्लेन कर पाई, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, उसका एंगुलर मोमेंटम और वो उसकी क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम की। तो हम हाइड्रोजन एटम को फिर क्वांटम मैकेनिकली श्रोडिंगर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि जी सॉल्यूशंस क्या हैं, और फिर हमें मतलब ये मिलता है कि जी बड़ा प्रैक्टिकली जो हमारे पास वो रिज़ल्ट्स हैं उनसे बहुत मैच कर रहे हैं रिज़ल्ट्स। तो मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूँगी टू जस्ट लेट यू नो द आइडिया कि जो डेंसिटीज़ हैं हाइड्रोजन की के ऑर्बिटल्स की डेंसिटीज़ हैं, उनको हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, जो उनकी शेप्स हैं। So during the later years of 19th century, it was discovered that the element under certain condition emit light rays। और वो सर्टन कंडीशन क्या होती है कि ऑफ कोर्स आप इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्साइट करते हैं, जब वो डी एक्साइट होता है तो वो जो है वो एक पर्टिकुलर रेडिएशन, वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो एमिट करता है। ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो उसी एटम का ही खासा होती है, और इस तरह की और भी रेडिएशन डिफरेंट एनर्जी लेवल से जब एमिट होती हैं तो ये उस एटम का फिंगरप्रिंट बनाती हैं। Hydrogen atom is simplest of all because it contains only one proton and one electron. The charges of two particles are equal and opposite, ठीक है, we know that, and it has a potential V of R। ये पोटेंशियल जो है वो सेंट्रल पोटेंशियल है। इसकी वैल्यू आपके पास इस तरह हमने दी हुई है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/R, ठीक है। K1 Q1 जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और Q2 जो है वो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें इसके लिए, सो हमें पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, हमने कहा था कि यहाँ पे कर्ली बाय कर्ली एक्स नहीं होगा, ये होगा डेल ऑपरेटर। तो डेल यहाँ पे था ना कर्ली स्क्वायर और कर्ली एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास एक डेल ऑपरेटर आ गया उसकी जगह पर, चूँकि 3 डायमेंशन में है। तो आपको याद है कि डेल ऑपरेटर एक्स वाई जी तीनों के लिहाज से फाई को डिफ्रेंशिएट करता है। दिस इज़ ई माइनस वी, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल जो है उसकी भी पर्टिकुलर फॉर्म आ गई है। उससे पहले हम पोटेंशियल को जब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो या तो हम उसको ज़ीरो लेते थे या इनफाइनाइट लेते थे या वी नॉट कोई पोटेंशियल होता था। सो अब ये पोटेंशियल जो है वो ये वाली वैल्यू रखेगा। न्यूक्लियस के हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो उसकी पोजीशन को हम आर, यानी कि जो रेडियल डिस्टेंस है आर, उसकी फॉर्म में, उसके अलावा इसकी जो एजीमुथल एंगल, पोलर एंगल है थीटा, वो, और एजीमुथल एंगल फाई जो है उसकी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी 3 डायमेंशन में हम किसी भी पार्टिकल को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन पे हमने न्यूक्लियस रखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स उसके इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आर थीटा विद जेड एक्सिस, यानी थीटा जो है वो एक कोन बनाएगा, और फाई जो है विद जी एक्सिस, यानी फाई जो है वो सर्कल्स होंगे आपके पास। इस तरह के सर्कल कंसेंट्रिक तो नहीं, यानी ये सर्कल इस तरह के होंगे, डिफाइन करेंगे कि इस पूरी गोलाई में ये पूरा ये जो हमारा एटम है उसमें हम कहाँ बात कर रहे हैं। तो ये अगर मैं एक सर्कल ले लूँ तो डिफरेंट रेडियाई के मेरे पास सर्कल जो है वो फाई डिफाइन कर रहा होगा। सो in order to apply Schrödinger equation, it is most convenient to introduce spherical polar coordinates। श्रोडिंगर इक्वेशन 3 डायमेंशन में हम एक्स वाई जी के साथ सॉल्व नहीं करते। इट इज़ मोर कन्वीनियंट कि इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करें। अब देखेंगे जहाँ पर भी 3 डायमेंशन प्रॉब्लम होता है, एमएमपी में भी आप पढ़ेंगे कि उसको हम ज़्यादा आसानी से पोलर कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए सॉल्व कर पाते हैं।
सो हम एक्स को जो है वो ये रख देते हैं, हम कहते हैं वाई जो है वो आपके पास इस तरह की एक वैल्यू वाई की, ये रही वाई की वैल्यू, और जी जो है वो इसके इक्वल है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर रखते हैं। तो बेसिकली ये हम रख के करेंगे नहीं, डेल स्क्वायर जो है वो हम हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऑलरेडी गिवन है, तो वो यानी उसकी वैल्यू हमें याद रखनी होती है बस। तो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास ये लिखी हुई है दैट इज़ दिस इज़ एक्स की जगह ये आ गया, और ये आ गया आपके पास वाई, इनफैक्ट ये भी साथ में, और इसी तरह ये आपके पास आ जाता है जी जी, ठीक है, ये वाला। सो यहाँ से साई को निकाल दे तो ये बाकी सारी वैल्यू जो है वो डेल की है। सो दिस इज़ डेल टाइम्स साई, और साथ में प्लस 2m ओवर ये वैसे ही आ गया, ठीक है, ई और वी की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी इसको सोल्यूशन के लिए जो हम सारे टैक्टिक्स करेंगे कि इसको हमने आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से आप देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा साथ में आ गया। ये आर जो है बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये करली बाय करली आर जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, और फर्दर सो ये आ गया हमारे पास, इस सारे को हमने इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया। This is a second order partial differential equation for wave function of electron in hydrogen atom. This equation is known as hydrogen atom equation. ठीक है, this is the equation for hydrogen atom क्योंकि यहाँ पे हमने उसका पोटेंशियल लगाया हुआ है। Here psi is the well behaved function and can be obtained by solving above equation. अब हमारा मकसद ही क्या है कि हमने phi को देखना है कि क्या है psi को। Here psi is well by solving above equation we find the quantum numbers, we describe the electron in hydrogen atom। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम सॉल्व करना इसको थोड़ा सा मतलब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि वी विल नॉट सॉल्व इट एक्सप्लिसिटली हियर। हम इसको जस्ट देखेंगे कि हम कैसे इसको सेपरेशन वेरिएबल से 3 डिफरेंट इक्वेशन बना देंगे, उन 3 डिफरेंट इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो हम सपोज करते हैं, और सपोज मतलब चूँकि सेंट्रल पोटेंशियल है तो ये हम बड़ी जिसको कह रहे हैं कि एहतियात के साथ हमने ये कह सकते हैं एक एक कि जो साई है दैट दिस इज़ इंडिपेंडेंटली आर, मतलब 3 डिफरेंट वेरिएबल जो हैं उनको ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, और आर जो है सेपरेट, थीटा सेपरेट, फाई सेपरेट जो है वो एक दूसरे के मतलब ये 3 फंक्शंस जो हैं इनके ऊपर ये साई जो है वो डिपेंड कर रहा है। यानी हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो साई आर थीटा फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आर थीटा फाई इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट फंक्शन के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। यानी आर जो है वो सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, आर हम कोई फंक्शन कह रहे हैं जो कि सिर्फ स्मॉल आर पे डिपेंड करेगा, थीटा कोई फंक्शन है जो सिर्फ थीटा पे डिपेंड करेगा, इस तरह फाई एक फंक्शन है जो सिर्फ फाई पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम ये जो सोल्यूशन है इसको उठा के, जैसे हम सेपरेशन वेरिएबल में 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन की थी, उसी तरह हम ये जो है इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर। ये वाली जो क्वेश्चन थी हमारे पास 4.1, सो 4.1 में जब हम उसको पुट करेंगे तो आप देखें कि फर्स्ट वाला जो था सिर्फ आर को डिफरेंशिएट कर रहा था, तो वहाँ पे आर सिर्फ सर्वाइव करेगा, थीटा फाई बाहर आ जाएंगे, तो ये थीटा फाई बाहर आ गए हैं। इसी तरह सेकंड वाले में थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएशन है, बाकी दोनों बाहर आ जाएंगे, इस वाले में ये बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे ये वैसे सारे तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस वाले के साथ। अब इस सारे को हम इनके साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड भी किया था वहाँ पे, ठीक है, तो इसके साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आर रह जाएगा, बाकी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे थीटा रह जाएगा, यहाँ पे फाई रह जाएगा, बाकी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से तीनों ही कैंसिल हो जाएंगे। फर्दर डाउन हम क्या करेंगे कि इसमें से हम फाई जो है ये फाई इसको उठा के इधर ले जाते हैं दूसरी साइड पे, और हम ये कहते हैं कि जो फाई है ये सारी इक्वेशन जो है ये इसके बराबर है। तो ये दोनों आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब ये दोनों जो है वो सेपरेटली किसी और तीसरी चीज़ के बराबर हों। तो हम कह रहे हैं कि वो तीसरी चीज़ एक कांस्टेंट है, लेट्स से दैट कांस्टेंट इज़ ml स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज़ द वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि हम कह रहे हैं कि ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हुई एक कुछ टर्म्स हैं, और फिर ये बराबर है किसके, इसके। सिंस दीज टू आर इक्वल, और ये एक सिंपल 1/5 टाइम्स दिस थिंग, तो ये एक सिंपल मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशियल है फाई का। सो ये चीज़ जो है इसका सोल्यूशन हमारे पास कुछ आएगा। तो हम कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो एम एल ए कॉन्स्टेंट है, और दिस कॉन्स्टेंट ऑल्सो मस्ट बी इक्वल टू दिस, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें जो है सेपरेटली वो एम एल स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। सो हमने यहाँ से चूँकि ये इसके बराबर लिया, तो अब हम यहाँ से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, ये वाली। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, यहाँ से हमारे पास एम एल जो है उसकी वैल्यूज़ आएंगी, और यानी फाई जो है वो हमारे पास आएगा एम एल की फॉर्म में, और एम एल हम वहाँ से डिफाइन कर पाएंगे कि वो क्या है।
सिमिलरली हमने इसकी वैल्यू ये वाली ml जो थी वो यहाँ पुट कर दी, ठीक है, ये आ गई। और अब हम कह रहे हैं कि अब साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ से उठाते हैं और सारा इधर जाके डिवाइड कर देते हैं। और अब आपके पास जो है वो ये फर्दर हम थीटा और आर को भी सेपरेट करना चाहते हैं, तो अब आर जो है इसको इधर रहने दें, ये वाली कांस्टेंट वाली टर्म को इधर रहने दें, और थीटा जो था ये पूरा इसको उठा के इस तरफ ले जाते हैं। अब हम अगेन कहते हैं कि सिंस दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल, इक्वेशन टर्म्स, तो ये दोनों टर्म्स जो है इस इक्वेशन की इक्वल हैं इन इन टर्म्स के। सो देयरफॉर ये जो हमारे पास लेट्स से ये जो टर्म है कहता है कि इसका जो सोल्यूशन है वो होगा, या ये दोनों जो है वो अलग से कांस्टेंट के बराबर होंगी, और वो कांस्टेंट हम वी चूज़ इट टू बी एल इन 12+1। सो हमने कहा वो ये है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि दिस इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है, ये और ये हमारे पास बन जाती है दूसरी इक्वेशन 4.5। और इसी तरह जो तीसरी इक्वेशन है हमारे पास वो 4.4 बन जाती है, जो कि आर। सो चूँकि ये जो था वो इसके बराबर था, तो एल इन 12+1 इसके बराबर भी होगा ना, तो ये 4.4 बन जाती है। तो हमारे पास तीन इक्वेशन हो जाती हैं, 4.3, 4.4, 4.5, जो तीन अलग-अलग से तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, यानी आर, थीटा और फाई। सो पहले हमारे पास ये तीनों एक ही क्वेश्चन के अंदर एक मुश्किल तरीका था सॉल्व करने के लिए उसको, कि तीनों एक ही क्वेश्चन में हम सॉल्व करते। अब हमने इन तीनों को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से तीन अलहदा इक्वेशंस बना ली हैं, जिनमें कि ये अब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। इन आर थीटा फाई यानी पहले भी डिपेंड नहीं कर रहे थे, हम सेपरेशन वेरिएबल से हम यही उसको किया कि अब उसको अलग-अलग तीन इक्वेशन बना दी हैं। अब इन तीनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन है हमारे पास वो हम जो है वो देखते हैं। सो जो हमारे पास आर की इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हमारे पास देता है जी, तीन तरह के हमारे पास क्वांटम नंबर्स आते हैं इससे। सो पहला क्वांटम नंबर हमारे पास आता है एन, और एन जो है, सो जैसे हमारे पास सिंपल बोहर के एटॉमिक मॉडल में एन आया था क्वांटाइजेशन से, तो उसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो है वो एन एनर्जीज आएंगी ई, तो ई जो है वो एन पे डिपेंड कर रही होगी, और एन जो है वो क्वांटम नंबर है, और इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसकी वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है, और ई एन जो है वो ये निकलती हैं हमारे पास फॉर हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली जब हम थीटाज जो हैं उनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से एल जो है वो आ जाता है, और एल जो है वो एक और, तो मतलब ये जो क्वेश्चन है ये रिक्वायर करती है कि जो इसका सोल्यूशन होगा उसमें एल एक आप कह लो कि इस तरह का डिजिट होगा कि उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और n-1 तक जाएगी, यानी एक लेस देन n होगी। और सो एल जो है वो भी एक आप कह लो कि अनदर क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है वो इम्पोज करता है, और किसके ऊपर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, ठीक है। और इसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। सो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर एनर्जी पर क्वांटाइजेशन इम्पोज कर रहा है। ये जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, ये एनर्जी के ऊपर क्वांटाइजेशन कर रहा है कि एनर्जी क्वांटाइज होगी, ये एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कर रहा है। फिर तीसरा आपके पास एक जो एम एल जो तीसरी इक्वेशन थी हमारे पास, ये जो यहाँ पे हमने ये 4.3 इक्वेशन थी, इसके सोल्यूशन से हमारे पास ये इसका सोल्यूशन रिक्वायर कर रहा था कि हमारे पास एम एल जो है वो भी क्या हो, क्वांटाइज्ड हो, और उसकी वैल्यूज़ कैसे निकल के आती हैं, 0 +-1 +-2 3 सो ऑन। सो ये हमारे पास निकल के आती हैं एम एल की वैल्यूज़। अब इसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, और एम एल जो है बेसिकली एल की डायरेक्शन जो है स्पेस में, उसकी जो आप कह लो कि ओरिएंटेशन है उसके बारे में बात करता है। सो एम एल जो है उसकी वैल्यूज जाती हैं 0 से लेकर +-L तक, यानी वट एवर एल इज़, इसकी वैल्यू n-1 एक लेस देन n होगी, और ये जो एल होगा एम एल होगा उसकी वैल्यू -L से लेकर +L तक, यानी अगर एल जो है 1 होता है तो एम एल होगा -1, 0 और +1। तो एम एल की ये तीन वैल्यूज जो है वो आएंगी आपके पास। तो यानी हमने जो है वो साई जो हैं उनको आर, थीटा और फाई के उसमें सॉल्व किया, जिसमें कि हमारे पास आर जो है वो एन एल, और थीटा एल एम, और साई जो है वो एम एल, ये क्वांटम नंबर जो है इनके अंदर आ रहे थे। सो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनके सॉल्यूशंस को देखें, तो ये सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ,
और सोल्यूशन हम सॉल्व भी नहीं कर रहे, ये हमारे पास जस्ट n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 और m l इज इक्वल टू 0 के लिए साई है जो कि सॉल्व्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं उसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये आती है। और ए नॉट यहाँ पे बोहर मैग्नेट्रॉन है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास ये आता है। सिमिलरली ये इन वैल्यूज़ के लिए ये आता है। सो ये हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन आते हैं वेव फंक्शन के फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ n, l और m। तो ये प्रिंसिपल, सो ये डी आर वाली क्वेश्चन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम सॉल्व करते हैं। डी आर आर का जो सोल्यूशन है वो हम देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो ई एन आते हैं। तो अब ये जैसे हमने आपको बताया कि जो एल हैं वो उसकी वैल्यूज़ जो हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो है वो आपके पास 1 2 3 सो ऑन होता है। और जो एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स हैं उनकी बेस के ऊपर हम इनको, अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको हम उसके उसके भी हम उसको नाम देते हैं कि सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू है उसकी हम वो एल एम एन ओ पी। तो ये हमारे पास जो है वो जो हमारे शेल्स हैं उनके नाम होते हैं बेस्ड ऑन वैल्यूज़ ऑफ एन। एल की बेस के ऊपर हमारे पास सब शेल्स होते हैं जिनकी नेम जो है वो हम इस तरह रखते हैं कि एल इज इक्वल टू 0 के लिए एस, फिर 1 के लिए पी, 2 के लिए डी एंड सो ऑन, एस पी डी एफ जी एच। ठीक है, और फिर आपके पास है कि इलेक्ट्रॉन जो स्टेट्स हैं उनकी डेजिग्नेशन हम कैसे करते हैं बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज़। सो एन इज इक्वल टू 1 में सिर्फ हमारे पास एक ही एल की वैल्यू होती है, क्योंकि एल जो है वो रन करता है 1 लेस देन एन। तो जब एल 0 होगा तो 1 लेस देन एन में इसकी एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज़ एस। ठीक है, इसी तरह एन इज इक्वल टू 2 में एल की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। एल 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 भी हो सकती है, और एक लेस देन एन होगी यानी 1 भी हो सकती है। तो 0 और 1, 0 के केस में एस बनेगा, 1 के केस में पी होगा। 3 में इसी तरह एस पी और डी आ जाएगा एक लेस, ठीक है, 2 तक। और इसी तरह 4 में एस पी डी एफ, तो उन सब के साथ एन इज इक्वल टू 4 लगेगा, तो 4 एस 4 पी 4 डी 4 एफ। और इसी तरह हम इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि एस ऑर्बिटल में अपने ग्राउंड स्टेट में 1 एस ऑर्बिटल में होगा। हीलियम की बात करें तो एक 1 में, दोनों 1 में होंगे, क्योंकि एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक अप और एक डाउन स्पिन का। इसी तरह तो ये हमारे पास जो है वो डेजिग्नेशन होती हैं इलेक्ट्रॉन स्टेट्स की इन एन एटम।